What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. लाइफ में अगर कुछ भी आप लोगों को अचीव करना है तो कुछ ना कुछ आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा. जो अब तक चला हुआ आ रहा है अगर वैसा ही चलता रहेगा तो उतना ही मिलेगा जो अब तक आप लोगों को मिल रहा था. तो इसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा. अगर कुछ ना कुछ ग्रोथ होगी तो आप लोगों को दर्द होगा. जब भी कुछ ना कुछ आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा, कुछ डिफरेंट चीजें होती नजर आएंगी तो आप लोगों को हमेशा पेनफुल एक चीजें देखने को मिलेंगी. लाइफ में कुछ चेंज होगा. आज की सिचुएशन जैसी आप लोग एक कंफर्टेबल जोन में रह रहे हैं, अगर वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, मॉर्निंग में उठ नहीं पाते, अगर मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, पढ़ने का मन नहीं करता है पर पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को रनिंग करने का मन नहीं करता है पर आप लोगों को रनिंग करना पड़ेगा, पानी पीने का मन नहीं करता है पर मॉर्निंग में अच्छे से पानी पीना पड़ेगा, एक्सरसाइज तो कभी की ही नहीं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. ये सारी वो चीजें हैं जो आप लोगों के नेचर के अपोजिट है. तो इसलिए दर्द होना बनता है. आप लोगों को दर्द होगा ही होगा. ये आप लोगों को पेन देगी ही देगी. बट नोट यहां पर देखिए काफी इंटरेस्टिंग लाइन बोली गई नेक्स्ट वाली. बट नथिंग इज एज पेनफुल, यानी कि इतना पेनफुल और कुछ नहीं है जितना आप लोग वहां पर रुके हुए हैं जहां पर आप लोगों को चीजें बिलोंग भी नहीं करती हैं. यानी कि आप लोग के अंदर कैपेबिलिटी है, आप लोग के अंदर पावर है कुछ करने की, आप लोग के अंदर एक इच्छा भी है उसको अचीव करने की, पर फिर भी वो इच्छा इतनी प्रबल नहीं है कि ताकि आप लोग उसको अचीव कर सके. इसलिए आप लोग वहीं पर ही रुके हुए हैं जहां पर आप लोग पहले थे. वो सबसे ज्यादा पेनफुल होगा जब कुछ टाइम बीतेगा और आप लोग बोलेंगे कि हाँ यार लाइफ में कुछ तो किया जा सकता था, काश कुछ कर लेता. अगर वाइड में लाइफ में काश वर्ड लग गया ना एक बार कि उस टाइम पर यार काश ये स्टेप उठा लिया होता, तो फिर लाइफ में कभी भी आप लोग अपने आप को रिग्रेट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे. तो इसलिए कोशिश करो कि लाइफ में वो काश वर्ड न निकलने दे, कभी भी वो काश वर्ड आप लोगों के मुंह से न निकले और ये लाइफ में न लगे. कोशिश हमेशा ये करनी है कि इस काश वर्ड के आने से पहले अपनी लाइफ को चेंज कर देना है. अपनी लाइफ में हमेशा वो स्टेप उठाने हैं जो कि आप लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए लगाना चाहते हैं. अपनी ताकत, वो ताकत आप लोगों को लगानी है, तभी आप लोग अपनी चीजों को अचीव कर पाएंगे. और ये एक दिन में नहीं होगा, ये आप लोगों को पैटर्न में करना पड़ेगा. हो सकता है आज दर्द हो सकता है कल दर्द हो. आप लोगों को याद होगा मैंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की थी जैक मा की. उसमें मैंने यही बोला था कि पहला दिन बहुत खराब होगा, दूसरा दिन उससे भी ज्यादा खराब हो सकता है, पर लेकिन तीसरा दिन ना आप लोगों के लिए खुशी लेकर जरूर आएगा. बस आप लोगों को पेशेंस रखना है. आइए एक नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर. ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना वायरस के कितने केस देखने को मिल रहे हैं? तो 1,50,80,983 केस ऑल ओवर वर्ल्ड में अब तक आ चुके हैं. 6,18,410 लोगों की जान जा चुकी है और इसी के साथ में 91 लाख 2,516 लोग ऐसे हैं जो यहां से रिकवर कर चुके हैं. तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं. यूएसए टॉप पर है 40 लाख केस के साथ में, ब्राजील दूसरे नंबर पर है 21 लाख केस के साथ में, और इंडिया तीसरे नंबर पर है जहां पर आप लोगों को टोटल 11,94,000 केस देखने को मिलेंगे. कल जो यूएसए में केस आए 64,000, ब्राजील में 44,000 और इंडिया में आए 39,000. ये टोटल केस हैं. डेथ के मामले में 1,44,000 लोगों की जान जा चुकी है यूएसए में, 81,000 लोगों की जान जा चुकी है ब्राजील में और 28,000 लोगों की जान जा चुकी है अब तक यहां पर इंडिया के अंदर. हमसे ऊपर अभी अगर आप लोग देखिए मैक्सिको है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और इटली में तो आप लोग यहां पर देख ही रहे हैं. अगर अपनी कंट्री में आप लोग देखें, महाराष्ट्र में अच्छे खासे केस निकल कर आ रहे हैं. तमिलनाडु में भी आप लोगों को महाराष्ट्र में 8,000, तमिलनाडु में लगभग 5,000 के करीब, और दिल्ली में लगभग यहां पर 1,000 से नीचे थे कल, पर लेकिन आज टेस्टिंग ठीक ठाक हो गई तो यहां पर चीजें अच्छी देखने को मिल रही है. तो 671 लोगों की जान गई और रिकवर किया जो यहां पर ये भी एक अच्छी खासी संख्या आप लोग बोल सकते हैं. 27,000 लोगों ने रिकवर किया. तो ये पूरा पैटर्न है जिसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए. आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों को आज जो मैप में जाकर निहारना है कि कहां पर ये लोकेटेड है. ये हुगली रिवर काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, कई बार इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो जाकर इसको देखिएगा. बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर. आइए अब नजर डालते हैं आज के आर्टिकल्स के ऊपर. काफी शानदार तरीके से यहां पर आर्टिकल डिस्कस करने आज हम लोगों को, पर लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, ये पूछा था कि हमारे संविधान में जो रिलीजन है, राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं, वो कहां पर मेंशन है. तो राइट टू रिलीजन पार्ट 3 में आप लोगों को हमारे संविधान में देखने को मिलेगा, और आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल जो 28 है ये आप लोगों को राइट टू रिलीजन से यहां पर देखने को मिलते हैं. तो 25, 26, 27, 28 यहां पर हमारी कंट्री में रिलीजन के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई भी था. तो रामपाल पवार जो है वो आज के डेट में चेयरपर्सन है इसके. इसी के साथ में मैंने आप लोगों से ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पूछा था. तो वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन होगा और डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं. बाकी एक आप लोगों से मैंने उसके जो कार्टून के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो वो कार्टून भी मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं.
तो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए। जब आप लोगों के आंसर पढ़ रहा था, जो सबसे डिटेल में आंसर दिया गया है वो यहां पर दिया गया है। यहां पर एक फैमिली मेंबर के द्वारा जिन्होंने अपना जो नाम रख रखा है वो है एकलव्य एकेडमी, तो उनका जो आंसर है मैंने पिन कर दिया है कल की वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग जाकर और डिटेल में देख सकते हैं। काफी अच्छे से उन्होंने डिटेल में आंसर लिखे हैं। तो कोशिश क्या करो जितने ज्यादा डिटेल में आप लोग आंसर लिख सकें उतना ज्यादा अच्छा है, उतनी ही ज्यादा नई चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। और एक दूसरे का क्वेश्चन आंसर पढ़ा करो, इससे आप लोगों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितना ज्यादा प्रोडक्टिव कमेंट बॉक्स को बना सकते हैं उतना ज्यादा प्रोडक्टिव बनाइए आप लोग आंसर देकर और एक दूसरे के साथ में डिस्कशन कर कर। आइए अब देखते हैं क्या क्या आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। शानदार आर्टिकल बोल सकते हैं, यहां पर इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है और ऑल्टरनेटिव दिखा रहा है कि यह भी एक तरीका हो सकता है चाइना को टैकल करने का। तो अच्छे से यहां पर इसको डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल जो है यहाँ पर मेडिसिन बनाने के प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, पर लेकिन जो न्यू मेंबर हैं उनके लिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू फिर से दूंगा और जो पुराने मेंबर हैं उनका एक रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, यहाँ पर ये कर रहा है डेटा के बारे में, जो खासकर नॉन पर्सनल डेटा होता है। तो क्या होता है नॉन पर्सनल डेटा और क्या क्या हमारी कंट्री में कौन सी कमेटी बनाई गई है, तो ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में हर जगह क्वेश्चन बन सकता है। कैसे कैसे वो मैं आप लोगों को आर्टिकल के अंदर डिस्कस करूंगा। तो देखेंगे इसके बारे में क्या क्या बातें की जा रही हैं। ये फिर से कोविड-19 के बारे में कि क्या क्या यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो सारी चीजें। तो बहुत सारे आर्टिकल ऑलरेडी हो चुके हैं, सारी चीजें आप लोगों को पता ही है कि बर्बाद चल रही हैं। कोविड-19 के चलते सारी चीजें रुकी पड़ी हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें ओपन की जा रही हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर फ्यूचर में कोई आर्टिकल देखने को मिलेगा तो कुछ पॉइंट्स निकालकर मैं हो सकता है कि संडे में इस तरीके की चीजें आप लोग की डिस्कस कर लूं, तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ये वाला आर्टिकल फिर से आया यहाँ पर स्कूल को रीओपन करने के बारे में। अभी आप लोगों ने, अगर आप लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर आसपास वाले एरिया से, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट यहां पर ये स्टेप उठा रही है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे यहां पर पूछ रही हैं कि क्या आप लोगों को लगता है कि स्कूल ओपन करने चाहिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि स्कूल ओपन करने के अभी फेवर में नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि केस कितने आ रहे हैं डेली। अगर इस तरीके से बच्चों को हम लोग यहां पर खतरे में डालेंगे तो कोई नहीं अपने बच्चों की जान जो है वो खतरे में डालेगा। उनको सबको अपने बच्चों की जान प्यारी है, पढ़ाई वढ़ाई तो फिर भी चलती रहेगी। तो इसलिए यहां पर छोटे छोटे बच्चे भी होंगे जो कि इसका शिकार बन सकते हैं। तो पहले आप लोगों को प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए कि कैसे आप लोगों को चीजों को टैकल करना है। स्कूल खोलने हैं बस इस नाम के लिए आप लोगों को स्कूल नहीं खोलने हैं, और इस तरीके से आप लोग जो पेरेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरीके से पहले आप लोगों को ढंग से चीजों को एनालिसिस कर लेना चाहिए। क्या रियलिटी में आप लोगों को स्कूल खोलने चाहिए, क्या आप लोग प्रिपेयर है उस लेवल पर कि स्कूल खोल के आप लोग चीजों को आगे लेकर चल सकें। अगर नहीं तो स्कूल नहीं खोलने, अगर हां तो स्कूल खोलने हैं। आप लोग अपने सजेशन यहां पर दे सकते हैं। जैसे यहां पर माना गया है कई सारे स्कूल्स के द्वारा, जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछा गया है, तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग अपने व्यू बताइए कि स्कूल ओपन करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, यानी कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके लिए उनको प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, और उनको इंप्लीमेंट किस तरीके से करना चाहिए। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। इससे आप लोगों को सोचने के लिए आप लोग अपने माइंड पर थोड़ा सा जोर डालेंगे, तो आप लोगों के सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो कोशिश करो, बताइए कि क्या स्कूल ओपन होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो क्यों ओपन होने चाहिए, अगर नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं ओपन होने चाहिए। तो किस तरीके से इसको लेकर चलते हैं आप लोग। तो इसके ऊपर एक एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं छोटा सा। बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा ही अलग से, वो एक अलग चीज होगी। ये तो बस आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग की श्रद्धा है अगर आप लोग यहां पर इसका रिप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो जिसको लगता है रिप्लाई करना है तो जरूर कीजिएगा। कार्टून है और ये डेटा पॉइंट है, इसके ऊपर भी यहां पर नजर डालेंगे। ये एक आर्टिकल है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहीं पर ही बताता हूं। आप लोगों को लेकर चलता हूं वेस्ट बंगाल के अंदर। हमारी कंट्री में ये हो गया वेस्ट बंगाल राज्य, जो कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार और यहां पर आप लोग देखने को मिलेगा सिक्किम, और यहां पर हो गया आसाम और आसाम हो गया। ठीक है, तो ये टच करता है हमारी कंट्री के ये राज्य, यानी कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और इसी के साथ में आसाम। 5 राज्य ऐसे हैं जो हमारे टच करता है। और इंटरनेशनल बाउंड्री क्या क्या है यहां पर वेस्ट बंगाल की, एक हो गई नेपाल, यहां पर छोटी सी, इधर हो गई भूटान, और इसी के साथ में आप लोग जब यहां पर आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आप लोग यहां पर ये 2 इंटरनेशनल बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिल रही है, और तीसरी बांग्लादेश हो गई यहां पर, यानी कि 3 इंटरनेशनल बाउंड्री और 5 राज्य ऐसे हैं जो यहां पर वेस्ट बंगाल की बाउंड्री को टच करते हैं। तो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट राज्य आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, जहां पर ममता बनर्जी जी का रूल है यहां पर अभी। जो यहां के गवर्नर साहब हैं, गवर्नर नॉर्मली क्या होता है, एक तरीके से काफी एक वैसे तो कहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का तोता उसको कई बार बोला जाता है, जिस हिसाब से गवर्नर काम करता हुआ नजर आता है। तो उसी के चलते जो गवर्नर है यहां पर ये बोला है कि काफी ज्यादा करप्शन देखने को मिल रहा है, कोविड-19 की सिचुएशन को ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके चलते जो गवर्नर साहब है वहां पर वो होम मिनिस्टर से जाकर मिल गए, होम मिनिस्टर से जाकर बात कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो गवर्नर अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो अपने आप को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है राज्य के अंदर उससे ऊपर दिखा रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर जो गवर्नर की पोस्ट है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि गवर्नर किस तरीके से यहां पर बेसिकली एक संवैधानिक पोस्ट होते हुए भी किस तरीके से गवर्नर को काम करना चाहिए। कई सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जिसमें उन्होंने प्रॉपर बताने की कोशिश की है कि गवर्नर को कैसे काम करना चाहिए, पर लेकिन वो बातें जो होती हैं वो कागज में लिखी रह जाती हैं, उनको ढंग से एनालिसिस नहीं किया जाता है, जो प्रॉब्लम आप लोगों को अभी यहां पर देखने को मिल रही है। तो बेसिकली इन्होंने कई बार ऐसी हरकतें की कि मीडिया से जाकर अपने आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में, ट्विटर पर जो इनकी पोस्ट है वो भी अलग तरीके से अपनी पोस्ट ट्विटर पर लिख रहे हैं जो कि गवर्नमेंट से अलग इनका एंगल जाकर निकलकर चल रहा है। नॉर्मल जो गवर्नर होता है या फिर आप लोग प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, ये इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है उसकी एड एंड एडवाइस के हिसाब से यहां पर काम करते हैं, पर लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जब गवर्नर के बारे में हम लोग बात करें, गवर्नर जो होता है वो कहीं ना कहीं खासकर उस पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नर जो कि राज्य के अंदर अलग गवर्नमेंट है और सेंटर के अंदर अलग गवर्नमेंट है, तो उसके बीच में आप लोगों को तनातनी देखने को मिलेगी। और ये तनातनी वेस्ट बंगाल में हमेशा मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कितने हद तक सही है? क्या ये गरिमा की क्या ये गवर्नर की जो पोस्ट है उसकी गरिमा है या फिर उस गरिमा को लांग रहे हैं? तो राइटर बोल रहे हैं कि उसकी पोस्ट का लिहाज कर थोड़ा सा इनको यहां पर सोचना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम उनको लग रही है तो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस करें, ना कि सेंटर की गोद में जाकर बैठें। तो इस तरीके से यहां पर बातें समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आप लोगों को यह बताना है कि वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है फिलहाल अभी। ठीक है, ये कई बार न्यूज में रहते हैं सर, तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। ये कल आप लोगों से मैंने कार्टून यहां पर पूछा था, एक बार इसको देख लीजिए। ये सचिन पायलट साहब अपना जहाज उड़ा रहे थे, एक साइड में एक पंख जो है जहाज का वो कांग्रेस की साइड में रखा हुआ है, दूसरा यहां पर रखा हुआ है बीजेपी की साइड पर। अब यहां पर इन्होंने बोल दिया है कि यहां पर बीजेपी में ये जाएंगे नहीं। कांग्रेस वाले जिस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं वहां पर अगर जाएंगे तो इनकी इंसल्ट होगी, तो एक नई पार्टी भी बन सकती है। यहां पर हो सकता है कि एक नई पार्टी अभी सामने निकल कर आए, तो देखने वाली कंडीशन होगी कि क्या यहां पर कौन सा फ्रंट सही रहेगा, क्या एक नई पार्टी सही रहेगी। आप लोग अगर इस सिचुएशन को देखें तो आप लोग क्या बोलेंगे? क्या एक नई पार्टी होनी चाहिए या इनको कांग्रेस में मिलना चाहिए या फिर बीजेपी में मिलना चाहिए? तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। और इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग यहां पर याद नहीं रखना है। बेसिकली मैंने कल एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी ट्विटर पर कुछ चीजें ट्रेंड कर रही थी, तो मैंने उसको शेयर किया ट्विटर पर। तो बेसिकली उसमें ये दिखा रखा था कि ऊपर जो 3 पोस्ट ट्रेंड कर रही हैं वो यहां पर बीजेपी के अपोजिशन में थी, तीनों पोस्ट जो वहां पर ट्रेंड कर रही थी। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने बोला कि इससे ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी की पकड़ है यहां पर ट्विटर पर वो कम होती जा रही है। वो चीजें मैंने शेयर की, तो कई सारे बच्चों के द्वारा वहां पर कुछ ऐसे कमेंट किए गए जो कि अच्छे कमेंट नहीं थे। उनके द्वारा मतलब ये बोला गया कि सर आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही थी, सर आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। मतलब मैं क्या सोच रहा हूं, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं वहां पर। मैंने तो बस ये बोला है कि जो आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, नॉर्मली एक पकड़ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो पकड़ वहां पर कम होती जा रही है। मैंने बस एक डेटा था जो ट्विटर का, वो इसका स्क्रीनशॉट लिया और वो शेयर कर दिया। तो इसका मतलब मैंने कुछ ऐसा कुछ गलत किया वहां पर, मैंने तो बस डेटा शेयर किया ना बेसिकली। तो उसको आप लोग ऐसे कैसे ले लेते हैं? मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि हाँ, एक जो गवर्नमेंट रहती है किसी भी कंट्री में, उसकी सोशल मीडिया हैंडल पर काफी पकड़ देखने को मिलती है और वो पकड़ जो है वो भी ढीली होती जा रही है। बेसिकली ये मेरा वहां पर पर्पस था बोलने का, और आप लोग उसको ऐसे देख रहे हैं तो ये कोई तरीका नहीं होता है। इस तरीके से वो चीजों को आप लोगों को, मेरा बेसिक पर्पस ये होता है कि आप लोग चीजों के बारे में सोचो, तो उसको इस तरीके से कमेंट करना कितने हद तक सही है, जबकि मैं उसमें अपनी राय भी नहीं दे रहा हूं कि हाँ बीजेपी सही कर रही है, बीजेपी गलत कर रही है, कांग्रेस सही कर रही है, कांग्रेस गलत कर रही है। मैंने जस्ट पिक्चर शेयर किया और मैंने आप लोगों को बोला कि हाँ ट्रेंड जो है ऐसा लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है उसकी सारी पोस्ट वहां पर ट्रेंडिंग में देखने को मिलती है, अगर वो कुछ चाहती है तो, क्योंकि वो पावर में रहती है। पर लेकिन अगर कोई ऐसी पोस्ट वहां पर ट्रेंडिंग में आ जाए जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो फिर चीजें देखने को मिलती है। हालांकि बाद में ट्रेंडिंग में दूसरी पोस्ट भी होने लगी जो कि उसके अपोजिट में थी, वो एक अलग बात है। तो वही चीजें मैं आप लोगों को वहां पर बताने की कोशिश कर रहा था, तो इसको समझने की कोशिश किया करो। बेसिकली आप लोगों का जो थॉट प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा उभारने के लिए, उसको थोड़ा सा डेवलप करने के लिए मैं बेसिकली ऐसी चीजें शेयर करता हूं ताकि आप लोग उसका डिफरेंट एंगल भी सोच सकें। तो ये रहता है एक बेसिक पर्पज, जो कि आप लोग गलत तरीके से देखने की कोशिश करते हैं तो वो सही तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो ये है यहां पर इस कार्टून के बारे में, जो कि आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ये एक और यहां पर कार्टून है जिसके बारे में आप लोग यहां पर पता होना चाहिए। यहां पर ये बात की जा रही है, एक साइड में तो लोग हैं वायरस चिल्ला रहे हैं और एक साइड में यहां पर वैक्सीन चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों से क्या अभिप्राय है, आप लोग इसके बारे में कैसे सोचते हैं? ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा। और हाँ, पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी थी टेलीग्राम पे, तो जाकर उनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके बारे में यहां पर नजर डाल लेते हैं। ये बात की जा रही है यहां पर वैक्सीन के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर कोई वैक्सीन डेवलप करनी है तो उसको डेवलप करने के लिए आप लोगों को 6 फेज से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि
देखिए टोटल 6 फेज ऐसे हैं जिसमें से आप लोगों को होकर गुजरना पड़ेगा। ये 6 फेज में क्या क्या बातें की जा रही है एक बार उनको देख लेते हैं, कौन कौन से यहां पर फेज हैं उनको आप लोग समझिए एक बार। सबसे पहले यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर ये एक्सप्लोर करने की बात की जाती है, चीजों को एक्सप्लोर करना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उनके बारे में यहां पर चीजें देखने को मिलती है। तो यानी कि एक तरीके सर्च करना है कि हाँ जो दवाइयां बनानी है उसके बारे में एक एक्सप्लोर करना है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। दूसरा जो फेज रहता है, दूसरा फेज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल में नॉर्मली क्या रहता है, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि कछुआ हो गया, मेंढक हो गया, खरगोश हो गया, जो उनके ऊपर ट्रायल की जाती है उसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। तीसरा जो यहां पर होता है वो होता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल को यहां पर 3 फेज में डिवाइड किया जाता है, पहले फेज में कम लोगों के ऊपर, दूसरे में ज्यादा और तीसरे में और ज्यादा लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज नॉर्मली माना जाता है। तो ये है क्लिनिकल ट्रायल जिसमें इंसानों के ऊपर इसका स्टडी और इसका एक तरीके से चेक करने की कोशिश की जाती है। तीसरा है इसको फिर रेगुलेट किया जाता है और एक तरीके से रिव्यू किया जाता है कि क्या इसको अप्रूवल दे देना चाहिए इस क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर ध्यान रखते हुए, क्या दवाई को बनाने के लिए आगे अप्रूवल दे देना चाहिए। तो ये तीसरा स्टेज आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जब यहां पर ये अप्रूवल अगर मिल जाए तो फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, आप लोगों ने कोई सामान बना लिया। फिर चौथा जो यहां पर आता है वो आता है क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल यहां पर ये बताता है कि हाँ जो आप लोगों ने यहां पर ये बनाया है कि वो किसकी क्वालिटी है, क्या उसकी क्वालिटी सही है, क्या वो जनता के लिए यहां पर अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि एक तो होगा क्लिनिकल ट्रायल में, फिर आप लोगों ने इसको अप्रूवल दिया, फिर मैन्युफैक्चर किया, तो क्या यहां पर जो बातें यहां पर निकलकर सामने आई थी अप्रूवल में, जो अप्रूवल जिस चीज को दिया गया था क्या वही चीज यहां पर बनाई गई है। पता चला अप्रूवल में यहां पर किसी अच्छे प्रोडक्ट को दिया गया और बना दिया कोई गलत प्रोडक्ट यहां पर, तो फिर यहां पर क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात की जाती है, उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क है या फिर नहीं है, तो वो चीजें भी यहां पर चेक की जाती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में यहां पर बेसिकली बात की जा रही है जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग है, हल्का सा आइडिया इसके बारे में जरूर रखिए क्योंकि इस तरीके से अगर चीजें समझ पाएंगे तो आप लोग जान पाएंगे। अब मान लीजिए कोई दवाई बनानी है, नॉर्मली किसी दवाई को बनाने में 10-10 सालों तक लग जाते हैं अगर प्रॉपर वे में इन पर्टिकुलर प्रोसीजर से होते हुए निकलते हैं। पर लेकिन जब साम दाम दंड भेद लगाकर सब लोग दवाई बनाने के पीछे लग जाएं तो इसका मतलब यह है कि अब कम टाइम लगेगा क्योंकि हर एक कंट्री किसी न किसी तरीके से दवाई बनाने के बारे में सोच रही है। तो इसका मतलब यह है कि अब जो है यहां पर टाइम थोड़ा कम लगेगा क्योंकि बहुत फोकस उसके ऊपर दिया जा रहा है काफी अच्छे तरीके से। अब मान लीजिए कोई दवाई यहां पर बनकर आई निकलकर, अब उस दवाई का जो प्राइस आप लोगों ने रख दिया 10,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए, तो कितनी ऐसी हमारी कंट्री की जनता है जो उस दवाई को अफोर्ड कर पाएगी। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यही की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है और इसी के साथ में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको यहां पर इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट इतना होना चाहिए ताकि जनता जो है उसको अफोर्ड कर सके, जनता की रेंज के अंदर हो। अगर जनता की रेंज के अंदर नहीं रहेगा, जनता अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो फिर उस दवाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो दवाई के मतलब का रहने का यहां पर 3 बेसिकली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो दवाई जो होनी चाहिए वो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा एक्सेसिबल होनी चाहिए और तीसरा अफोर्डेबल होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एक तो ये होना चाहिए कि दवाई बन गई, यानी कि कंट्री में दवाई है, हमारे देश में दवाई है, तो इसका मतलब यह कि दवाई अवेलेबल है। दूसरा अवेलेबल तो है पर लेकिन मान लीजिए आप लोग रह रहे हैं यहां पर तमिलनाडु में, दवाई बनी है दिल्ली में, वो एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि तमिलनाडु का लोग अब दिल्ली थोड़ी ना आएंगे दवाई लेने के लिए, तो उसको आप लोग अवेलेबल कराना पड़ेगा। कहां पर? एक्सेसिबल कराना पड़ेगा तमिलनाडु के अंदर। तो ये दूसरा एक्सेसिबल होना चाहिए। मान लीजिए दवाई उनके एक्सेसिबल भी हो गई, यानी कि उनके पास में दवाई आ भी गई, अब क्या वो उस दवाई को खरीद पा रहे हैं? दवाई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी फैमिली पूरी इनकम है 6 महीने की 10,000 रुपए, ठीक है, पूरे साल में 10,000 रुपए कमा रहा है, फिर कोई ऐसा भी है, तो आप लोग ये देखिए क्या वो उस दवाई को खरीद पाएंगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तरीके से अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि उनकी जो बेसिकली जिस तरीके की फैमिली इनकम है उसके हिसाब से दवाई होनी चाहिए, यानी कि उनकी हैसियत से ऊपर अगर दवाई का प्राइस चला जाएगा तो वो सोचेंगे यार मरना ही है, फिर भी आज नहीं तो कल मरना ही है, तो क्यों ना मर ही जाए, जिंदगी जो है वो जीने से बदतर हो चुकी है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये 3 ए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखकर चलने पड़ेंगे। तो पहला तो पॉइंट आप लोग यहां पर ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर जो भी कंट्री आज के डेट में दवाई बनाने की रेस में लगी हुई है, कई सारी क्या कर रही है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बात करें तो एक स्टेज की क्लिनिकल ट्रायल कर लें, आगे यहां पर क्लिनिकल ट्रायल करें ना, बस इसको बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कोई यहां पर प्री क्लिनिकल ट्रायल जो है वो उसको यहां पर एक तरीके से मिस कर दे रहे हैं। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने की कोशिश की जा रही है जो कि एक खतरनाक रिजल्ट क्रिएट कर सकती है। हो सकता है कि जो दवाई आप लोगों ने बनाई ये कोई ऐसी दवाई बन जाए आगे आने वाले टाइम में कि जो लोग इस दवाई को खाएं वो और ज्यादा बीमार होना स्टार्ट हो जाए और फिर उनको सुधारने के लिए आप लोग कोई और दवाई बनाने पड़े। तो इससे प्रॉब्लम यह आ सकती है कि लोगों का मेडिसिन यानी कि दवाई के ऊपर से ट्रस्ट उठ जाएगा, और अगर लोगों का मेडिसिन के ऊपर से एक बार ट्रस्ट उठना स्टार्ट हो गया तो फिर देखिए वो खतरनाक चीज होगी, लोग दवाई लेते हुए डरेंगे।
ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो जाएगी। कई सारी कंट्री में जो पोलियो की ड्रॉप्स जब पिलाई गई तो कई सारे बच्चों की जान चली गई। तो उस कंट्री में लोग बीमार होना पसंद कर रहे हैं, पर लेकिन पोलियो की ड्रॉप्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो उनके माइंड में उसको लेकर एक तरीके से काफी खतरनाक लेवल की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो ये कैसे नॉर्मलाइज करनी है, ये चीजें भी आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट आप लोगों को लेकर चलना चाहिए, प्रोसीजर के थ्रू काम करना चाहिए, तभी चीजों को आप लोग संभाल पाओगे। ये है बेसिक पर्पज यहां पर, ठीक है। तो ये थे आर्टिकल, जो कि कंबाइन 2 आर्टिकल थे जिनमें सारी बातें डिस्कस की जा रही है। तो एक पूरा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर दिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में से क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है कि अभी हमारी कंट्री में एक कमेटी सेटअप की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ये इन्फोसिस के जो को फाउंडर है, ठीक है, जिनका नाम है गोपाल कृष्णन। तो यहां पर इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नॉन पर्सनल डेटा जो कि जनरेट हमारी कंट्री में होता है उसको यूज करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाएगा यहां पर ये, और इंपॉर्टेंट है, डेटा यूज के बारे में बात की जा रही है, प्राइवेसी का जैसे हनन होता है। तो यहां पर बात की जा रही है गोपाल कृष्णन। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये इन्फोसिस के को फाउंडर भी हैं, जो कि यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां पर है गवर्नमेंट के द्वारा कमेटी जो कि हेड की गई इन्फोसिस के को फाउंडर क्रिस गोपाल कृष्णन, इनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि नॉन पर्सनल जो डेटा होता है वो हमारी कंट्री में अलाउ करना चाहिए यूज करने के लिए। जो डोमेस्टिक कंपनी है, यानी कि हमारी जो खुद की कंपनी है, उनको और एंटिटी जो भी है यहां पर, उनको अलाउ करना चाहिए, इनके उनको हम लोग को दे देना चाहिए ताकि वो नॉन पर्सनल डेटा यूज कर सके। तो इसको एनालिसिस आप लोगों को करना है इस स्टेटमेंट को। तो यहां पर देखिए, मैं आप लोग को अभी कई सारी चीजें बताऊंगा यहां पर, जो कि आप लोग को आंसर लिखने में हेल्प करेंगी। तो आंसर आप लोग अपने हिसाब से लिखेगा। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, कल जो प्रॉब्लम रही मैंने पिन नहीं कर पाया आंसर राइटिंग ग्रुप में, वहां पर आप लोगों का आंसर बेसिकली उसमें रीजन ये था वहां पर क्वेश्चन पिन न करने का। कई बार ऐसा होता है कि जो फेसबुक होता है वो कई सारी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो उसने क्या किया, उसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि मैं अपने ही ग्रुप में खुद अपना जो बेसिकली कुछ शेयर करना चाहता हूं तो उसको शेयर नहीं कर पा रहा हूं। यानी कि कमेंट कर सकता हूं, लाइक कर सकता हूं वहां पर लेकिन उसमें चीजें शेयर नहीं कर पा रहा हूं। तो इसमें क्या रहता है, कई बार उनको लगता है कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उसके लिए वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन थी 1-2 दिन की, यहां पर अभी वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो हट गई है। कल चीजें मैंने शेयर कर दी हैं, तो अब वहां पर आप लोग जाकर आंसर लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पर मान लीजिए 10 बजे तक अगर चीजें शेयर नहीं की गई हैं, तो कोशिश क्या कीजिए, एक आधा लिंक आप लोग शेयर कर दिया कीजिए। जैसे प्रोफाइल होती है, ठीक है, प्रोफाइल पे जैसे मैंने शेयर कर रखा है, प्रोफाइल पे तो वो मेरी प्रोफाइल है, वहां पे वो रोकते नहीं है, वहां पे तो बेसिकली मेरी प्रोफाइल हो गई वो। अगर वहां से उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं ग्रुप के अंदर में, तो फिर मैं उसको पिन कर दिया करूंगा। तो पिन करने से क्या रहेगा, वो आप लोगों को अनाउंसमेंट में सबसे ऊपर दिखने लगेगा हमेशा, ठीक है। वो आप लोगों को तब करना है, 10 बजे तक वेट करना है, उससे पहले नहीं करना है। पता चला वहां पर 50,000 से ज्यादा मेंबर है, सारे वही शेयर कर रहे हैं वहां पर, तो उससे तो वहां पर वही भर जाएगा पूरे उसमें ग्रुप में। तो उसका वो मत कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर 10 बजे तक नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग शेयर कर दीजिएगा और उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, अनाउंसमेंट में डाल दूंगा। जिसकी समझ में नहीं आ रहा है एक बार देख लीजिए क्या बोल रहा हूं। प्रोफाइल में आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं, जिसके बेस पर आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये आप लोगों को मेरी प्रोफाइल यहां पर देखने को मिल रही है। यहां पर जैसे कि मैं शेयर करता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर कल जो था ये शेयर कर दिया यहां पर, ठीक है। तो कल यहीं पर ही बहुत सारे मेंबर्स के द्वारा यहां पर आंसर लिख दिया गया, ठीक है। तो 91 के करीब यहां पर आंसर दिए गए, क्योंकि वहां पर पोस्ट नहीं कर पाया। तो यहां से आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं ग्रुप के अंदर में। तो उससे क्या होगा, अगर आप लोग इसको ग्रुप के अंदर में शेयर कर देते हैं तो वहां पर फिर मैं उसको ग्रुप के अंदर पिन कर दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप लोग वहां पर आंसर लिख पाएंगे। और फ्रेंड रिक्वेस्ट देखिए, कई सारे बच्चे फ्रेंड रिक्वेस्ट कहते हैं सर एक्सेप्ट कर लो। देखिए आप लोग ये देखिए आज की डेट में यहां पर कितने मेंबर कनेक्ट हैं, 1,20,000 मेंबर कनेक्ट हैं। क्या ये पॉसिबल है कि सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाए? आप लोग यहां पर फॉलो के बटन पर क्लिक कर लीजिए, तो जो भी मेरी यहां पर पोस्ट आती है वो सारी पोस्ट आप लोग यहां पर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा कर सकते हैं। इसी के साथ में पेज भी है, वहां पर आप लोग स्टडी लवर के नाम से पेज जाकर देखिए, तो वहां पर आप लोगों को पेज भी मिल जाएगा। तो वो चीजें आप लोग कर सकते हैं, तो उन पे आप लोग कनेक्ट हो जाइए। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह के लिए मत सोचिए उसको, क्योंकि फिर वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती इतने लार्ज स्केल पर, ठीक है। आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है डेटा रेगुलेशन के बारे में। डेटा रेगुलेशन के बारे में अगर बात करें, हमारी कंट्री में काफी कुछ चीजें यहां पर बात की जा रही है काफी लंबे समय से, और ये हर जगह आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। अगर बात करें यहां पर नॉन डेटा, पहले आप लोगों से बात करूंगा अभी नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है, उसको आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। यहां पर पहले एक छोटी सी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों से पास्ट में क्वेश्चन बना है वो देख लीजिए। जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको जीडीपीआर आप लोग बोलते हैं, ये किसका लॉ है? ये यूरोपियन यूनियन का लॉ है। यहां पर डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन के अंदर, या फिर जो यूरोपियन इकोनॉमी है एरिया उनके अंदर में।
तो इससे कंडीशन ये देखने को मिलती है कि आप लोग अगर पर्सनल डेटा जो है यहां पर वो आउटसाइड ईयू या फिर जो यूरोपियन यूनियन एरिया है उससे आउटसाइड ले जाना चाहते हैं, तो यहां पर वो चीजें आप लोगों को ढंग से चेक करनी पड़ेगी कि क्या इसको अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं अलाउ किया जाना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक मतलब ये है कि ये डेटा को काफी ज्यादा ध्यान में रखते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा के साथ में कोई भी छेड़खानी यहां पर कर लेगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है यहां पर। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। हालांकि ये न्यूज एनालिसिस में मैंने डिस्कस किया था 20 तारीख के न्यूज एनालिसिस में, ठीक है, जो हमारी सेकंड वीडियो आती है उसमें मैंने काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू में आप लोगों को यहां पर देता हूं। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताई दिया, इन्फोसिस के को फाउंडर की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है जो कि बेसिकली यहां पर ये देखेगी कि नॉन पर्सनल जो डेटा है उसको कैसे यूज करना है हमारी कंपनीज में, ठीक है, हमारी कंट्री में जो कंपनी है। अब आप लोगों को सबसे पहले तो एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा में क्या डिफरेंस है। पर्सनल डेटा वो है अगर मुझे आप लोगों का नाम पता है, ठीक है, मुझे आप लोगों का एड्रेस पता है, मुझे आप लोगों का फोन नंबर पता है, तो इसका मतलब है कि मैं आप लोगों तक पहुंच सकता हूं आसानी से। तो इसका मतलब यह कि मेरे पास में आप लोगों का पर्सनल डेटा है। आप लोग यहां पर देखिए, नाम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी कि मेल हो या फीमेल हो, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक डिटेल्स जो भी आप लोग यहां पर बेसिकली बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों ने आधार कार्ड बनाते हुए टाइम दी थी, तो वो सारी चीजें आप लोग एक तरीके से पता चल जाए तो आप लोगों तक कोई भी पर्सन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नॉन पर्सनल डेटा हो गया, उसके लिए काफी एक अच्छा उदाहरण देकर यहां पर ये समझाते हैं। मान लीजिए आप लोग आज के दिन में कुछ ऑर्डर करते हैं बाहर से खाने के लिए, ठीक है, आप लोगों ने मान लीजिए एप्पल ऑर्डर किए बाहर से कि आप लोग एप्पल मंगाने हैं, या फिर आप लोग जैसे कि पिज्जा, चाउमीन, बर्गर वो ऑर्डर करते हैं, तो यहां पर हेल्दी चीजें ऑर्डर करते हैं, चलिए ठीक है, एप्पल ऑर्डर करते हैं। तो एप्पल आप लोगों ने मंगाए मार्केट से या ऑनलाइन कहीं से भी आप लोगों ने खरीदे, तो वहां पर आप लोगों ने क्या किया, उसमें आप लोगों ने अपना इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, नाम वगैरह आप लोगों से पूछा जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, मेल फीमेल वो सारी चीजें, तो कुछ इंफॉर्मेशन मान लीजिए आप लोग पूछ वहां से, ठीक है। तो क्या किया जाएगा वहां से, अगर आप लोगों की इंफॉर्मेशन में से आप लोगों का नाम हटा दिया जाए और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हटा दी जाए, तो अब आप लोगों ने क्या खरीदे, एप्पल खरीदे, ठीक है। आप लोगों ने मान लीजिए 5 किलो एप्पल मंगाए, या फिर मैंगो का सीजन चल रहा है, 5 किलो मैंगो मंगाया आप लोगों ने, तो इससे यहां पर एक तरीके से जो नॉन पर्सनल डेटा हो गया वो हो गया कि आप लोग मार्केट से क्या खरीद रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री में क्या चीजें खरीदी जा रही हैं। तो वो डेटा अगर हमारी कंट्री की जो कंपनी है उनके पास में जाएगा तो वही प्रोडक्ट वो मार्केट में अवेलेबल कराएंगे। इसको बोलते हैं एक तरीके से आप लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको एक तरीके से एनालिसिस करना और उसके बेस पर फिर मार्केट में डेटा अवेलेबल कराना, वो सॉरी प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। आज के डेट में मान लीजिए सारे जो लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे लगे, मान लीजिए सब लोगों को किताब खरीदनी है कोई, ठीक है, तो एक किताब के पीछे लगे। अब वो किताब खरीदी जा रही है तो इसका मतलब ये कि वो अवेलेबल भी होनी चाहिए, तो उसको अवेलेबल कराने का यहाँ पर फिर एक तरीके से जो कंपनी है वो अवेलेबल कराएंगे ताकि ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है तो उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में प्रोवाइड कराओ। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं वो कहां से होगा, नॉन पर्सनल डेटा। कौन खरीद रहा है ये नहीं पता चलेगा कि ABCD कौन पर्सन खरीद रहे हैं, पर ये पता चलेगा कि हाँ ये किताब खरीदी जा रही है, तो वो नॉन पर्सनल डेटा होगा। तो हमारी कंट्री कंपनी को फायदा होगा अगर वो इस डेटा को रखेंगे। अब तक ये जो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, ये सारी कंपनी अपने पास ये इंफॉर्मेशन रखती है यहां पर। इनको तो पता रहता है क्या क्या आप लोग खरीद रहे हैं, क्या क्या इनको प्रोवाइड कराना है। तो इसकी वजह से जो छोटी छोटी कंपनी है उनको ये डेटा नहीं मिल पाता है, तो नॉन पर्सनल डेटा सबके लिए अवेलेबल कराने की बात यहां पर की जा रही है। तो एक प्रोएक्टिव स्टेप है, अगर इस तरीके से आप लोग देखो तो सबके लिए यहां पर ये अवेलेबल होना चाहिए। पर लेकिन जो यहां पर अभी ये कमेटी बनाई गई है इसके द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उसमें कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करें कि आप लोग नॉन पर्सनल डेटा पे तो कूद गए, अब तक पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन के लिए हमारी कंट्री में बिल पड़ा हुआ है, वो एक्ट नहीं बना है। तो क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल एक तरीके से गलत बात हो गई कि पर्सनल डेटा को आप लोग प्रोटेक्ट कर नहीं रहे हैं और नॉन पर्सनल डेटा के लिए आप लोगों ने कमेटी बना दी। अच्छा, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाई गई थी जिनका नाम के से रिलेटेड है, ठीक है, उनका नाम आप लोगों को बताना है, कंफ्यूज मत हो जाना यहां पर। उनके के जो मैंने शब्द बोला है उससे पहले सिरी लगा हुआ है, सिरी, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूं, चलिए BN सिरी। अब पूरा इसको कंप्लीट कीजिए आगे क्या है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, ओके, तो ये आप लोग बताइएगा। तो वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए कमेटी हमारी कंट्री में बनाई गई थी, तो अब तक उसका डेटा जो है वो हम लोग ढंग से यूज नहीं कर पाए हैं, जो जो सजेशन उसके द्वारा दिए गए थे, तो वो सारी बातें ऑलरेडी प्रोटेक्ट हम लोग कर नहीं पाए। और नॉन पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने के बारे में बात करें तो ये प्री मैच्योर है, यानी कि एक अप टू द मार्क आप लोग सोल्यूशन इसको नहीं बोल सकते हैं। अगर आप लोग बात करें ये ग्लोबल एक तरीके से लेवल पर अगर आप बात करें इस पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात की जाती है कि जो डेटा है वो अनलॉक होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ लार्ज कंपनी है 2-4 बस वही उसको एंजॉय कर रही हैं, तो सबके लिए ये अवेलेबल होना चाहिए। तो ये बातें यहां पर बोली जाती हैं। तो इंडिविजुअल जो है यहां पर डिसीजन मेकिंग में जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है, तो खासकर अगर बात करें आप लोगों ने कोई इकोलॉजी यानी कि एक तरीके से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या इकोलॉजी से रिलेटेड कोई डेटा सामने आया आप लोगों के, उसके ऊपर किसी ने स्टडी की है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर होना चाहिए।
पूरी कम्युनिटी के पास में होना चाहिए कि भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका नुकसान पड़ रहा है, तो उसको आप लोग सुधारिए। तो नॉन पर्सनल जो डेटा है जो कमेटी के द्वारा यहां पर बताई गई है, तो उसके ऊपर कई सारे कंसर्न इनके द्वारा उठाए गए हैं। सबसे पहला तो की स्टेक होल्डर कौन यहां पर रहने वाला है, यानी कि जो नॉन पर्सनल डेटा है यहां पर वो प्रॉपर वे में क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में, रेगुलेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो क्या क्या बातें हैं सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले तो बोला गया कि ये जो डेटा होगा यहां पर जैसे इंडिविजुअल कम्युनिटी और इंडिविजुअल कंपनी और कम्युनिटी, ठीक है, तो यहां पर किस किस के पास में ये डेटा बेसिकली होना चाहिए। दूसरा यहां पर कौन इसका कस्टोडियन होना चाहिए जो कि इसकी देखरेख करे, कलेक्ट करे, स्टोरेज करे, प्रोसेस करे और यूज कैसे करना है डेटा को, ये दूसरी बात यहां पर बोली गई जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर एक तरीके से गलत तरीके से इसका मिसयूज किया जाए इस डेटा का। ये पब्लिक इंटरेस्ट में यूज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहां पर ये किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में यूज नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अब तक ये स्पेसिफिकेशन नहीं बताया गया कि जो डेटा का कस्टोडियन है वो कौन रहेगा, गवर्नमेंट रहेगी या फिर यहां पर प्राइवेट कंपनी रहेगी। तो ये भी सोचने वाली बात है। आप लोगों को याद होगा रेल से रिलेटेड एक आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था। अरे हाँ रेल का तो नाम भी पूछा था मैंने आप लोगों से। उसको बेसिकली लोहपत गामिनी बोलते हैं, पूरा बोल देते हैं धुक धुक लोहपत गामिनी, ठीक है। तो हिंदी में ट्रेन का नाम है जिसको रेलगाड़ी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था वहां पर फेयर अगर कंट्रोल करना है यहां पर तो प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया कि आप लोग फेयर कंट्रोल करो। तो कितने हद तक वो सही है, तो सही नहीं है वहां पर, तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। तो यहां पर भी अभी वो बात क्लियर नहीं है कि डेटा यहां पर कौन बेसिकली कस्टोडियन उसका रहने वाला है, ठीक है। अब तक ये क्लियर नहीं है कि कम्युनिटी की इंगेजमेंट कितनी रहने वाली है, अगर कस्टोडियन जो है उसके साथ में कम्युनिटी किस लेवल पर इंगेज करेगी। और डेटा कस्टोडियन जो है वो एक तरीके से क्या उसको मोनेटाइज करेगा कि हाँ भैया उसका डेटा है। मान लीजिए मेरा लेक्चर है यहां पर, ठीक है, और ये मैं लेक्चर क्या करूं, ये ओनली फॉर मेंबर, जैसे आप लोगों को ज्वाइन बटन दिखता है ना वहां पर, उस पर कई सारे मेंबर ने ज्वाइन कर रखा है जैसे, और मैं कर दूं कि ये जो लेक्चर है ओनली फॉर उन मेंबर्स के लिए होगा जिन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो एक तरीके से डेटा मोनेटाइज हो गया, यानी कि बिना पे करे आप लोग ये लेक्चर नहीं देख पाएंगे। तो वो मैंने नहीं कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है यहां पर। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है। वो अलग बात है कि जो ज्वाइन करते हैं उनको दूसरे फायदे मिलते हैं जो यूट्यूब की साइड से, कि उनके नाम के सामने एक स्टिकर आ जाता है, अगर वो कमेंट करते हैं तो सबसे पहले सबसे ऊपर उन्हीं के कमेंट दिखाई देते हैं। तो वो अलग यूट्यूब प्रोवाइड करा रहा है, पर लेकिन मैं अपनी साइड से उनको कोई स्पेशल चीज प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं। मैं बस हाँ ऐसा है कि उनके कमेंट मेरे तक पहुंच जाते हैं, अगर वो कुछ ज्यादा चीजें शेयर करना चाहते हैं तो उनके कमेंट मुझे सबसे पहले मिल जाते हैं। तो ये यूट्यूब की साइड से, पर मेरा जो लेक्चर है वो सबके लिए अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पब्लिकली अवेलेबल है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो सोसाइटी का स्टेटस है उसके लिए अवेलेबल नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी एक तरीके से हो गई, पब्लिक के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं मैं यहां पर। ये तो ये चीजें यहां पर होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मैं इसको मोनेटाइज कर रहा हूं यहां पर, तो मोनेटाइजेशन बेसिकली नहीं होना चाहिए यहां पर ये, ठीक है। तो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया जो कि जरूरी भी है यहां पर, क्योंकि अगर एजुकेशन सबको प्रोवाइड कराएंगे तभी तो आप लोग एक इक्वल सोसाइटी बना पाएंगे। तो वो चीजें समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अनक्लियर रिलेशनशिप के बारे में। अब तक रिलेशनशिप यहां पर ये क्लियर नहीं है कि डेटा ट्रस्टी, देखिए डेटा ट्रस्टी कौन होता है। एक तो कस्टोडियन के बारे में बात कर दी, तो यहां पर सबसे पहले अभी ये भी बात बोली गई यहां पर कि जो कस्टोडियन है और जो ट्रस्टी है उसमें भी कंफ्यूजन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रस्टी कौन होता है, अगर डेफिनेशन देखें, जो केयर करे और एक तरीके से लॉयल रहे उस पर्टिकुलर चीज के लिए, और इसी के साथ में यहां पर वो जो बेसिकली उसके बिहाफ में यहां पर जो उसके राइट है, टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजों को यहां पर देखें तो ट्रस्ट यहां पर काफी काम करता है। अब ये नहीं पता है कि गवर्नमेंट है, सिटीजन है या फिर यूनिवर्सिटी है, कौन यहां पर इसको लेकर चलने वाला है। तो रिलेशनशिप क्या होना चाहिए यहां पर जो कम्युनिटी और ट्रस्टी के बीच में, वो भी यहां पर क्लियर नहीं है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है अभी, यानी कि बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जिसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो ट्रस्टशिप होती है उसके ऊपर काफी डिस्कस किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पर भी, कि जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है यहां पर कि क्रिटिकल चीजें इसको लेकर चलना है, पर लेकिन रिपोर्ट में कहीं पर भी ये भी रिफ्लेक्ट यहां पर नहीं करता है। इसी के साथ में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर, जैसे अभी यहां पर बात की जा रही है, अगर मान लीजिए अगर देखिए आप लोग ट्रस्ट जो यहां पर लेकर चलेगा फाइनली वो किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है, मैनेज कौन कर रहे हैं यहां पर डेटा को, कस्टोडियन और ट्रस्टी के बीच में क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, आप लोग कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं कस्टोडियन के ऊपर, वो चीजें देखने को मिलेगी। क्या किस तरीके से अथॉरिटी इसको मैनेज कर पा रही है, पावर कंपोजिशन और फंक्शन कैसे होने वाले इन सब चीजों के, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक तरीके से खाका तो बना दिया गया कि भैया हम लोग ये लेकर चलेंगे, पर लेकिन कैसे कैसे लेकर चलेंगे उसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया, जो कि सोचने के लिए मजबूर करता है। तो उसके ऊपर आप लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से लेकर चलना है। तो यहां पर ट्रस्ट और जो कस्टोडियन है उसमें जो कंफ्यूजन है वो दूर करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को ढंग से चीजों को समझना चाहिए और तब चीजों को लेकर चलना चाहिए। तो कमेटी है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट में यहां पर चीजों को लेकर आए सबके लिए, जो कि फायदेमंद यहां पर होगी। जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं वो सही तरीका नहीं है, वो सबके हित में यहां पर नहीं है, ये बातें बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये इंडिया और चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंग चीज कई सारी यहां पर देखने को मिल रही है। अभी इंडिया और चाइना के आमने सामने LAC में यहां पर आमने सामने दोनों खड़े हुए थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जो कि ये आप लोगों को मैप में यहां पर देखने को मिलेगी।
अभी यहां पर बोला गया चाइना का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो बेसिकली क्या रहता है कि जो बफर जोन इन्होंने बना रखा है उस बफर जोन में अपनी दादागिरी दिखाते रहे और उसको मान लीजिए ये बॉर्डर है यहां पर, ठीक है, तो आज यहां पर घूमने आएंगे, ठीक है, फिर वापस चले जाएंगे, कल को यहां पर घूमने आएंगे फिर वापस चले जाएंगे, 2-4 बार घूम जाएंगे, फिर बोलेंगे यार हम तो यहां पहले से आते हैं तो ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है, सामने वाले को पीछे ढकेल देते हैं। तो ये पहले से ही ये पैटर्न फॉलो करके चलते हैं। अभी यहां पर जो यहां पर कोंग का पास है, यहां पर जो इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस तरीके से हरकतें चलती रही तो ये चाइना की साइड में आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, जो कि अब तक इंडिया की साइड में था यहां पर। तो 21वीं सेंचुरी में यहां पर अगर आप लोग देखें बोलते हैं कि एशिया की सेंचुरी रहने वाली है, पर लेकिन एशिया में जब हम लोग बोलते हैं तो इंडिया और चाइना दोनों आते हैं। चाइना सोच रहा है कि जो एशिया की सेंचुरी निकल कर आए वो चाइना की सेंचुरी रहे, उसमें इंडिया का कोई भी यहां पर एक तरीके से एक सपोर्ट न रहे, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। तो कंडीशन क्या आती है घुमा फिराकर, कंडीशन घुमा फिराकर यहां पर ये देखने को मिलती है कि आप लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हो। देखिए यहां पर दो चीजें हैं यहां पर जो अभी राइटर बताने जा रहे हो, काफी इंटरेस्टिंग वे में यहां पर बातें कर रहे हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल आप लोगों को दिखाएंगे। आज की डेट में अगर चाइना के बारे में बात करें तो काफी बड़ा इकोनॉमिक हब चाइना बन चुका है, ठीक है, और इसी तरीके से चाइना के बारे में बात करें तो चाइना में कुछ यहां पर दो ऐसी चीजें हैं जो कि वो लेकर चल रहे हैं। 2025 और 2035 ये मेड इन चाइना के बारे में बात कर रहे हैं और चाइना स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं 2035 तक का। तो इसके चलते कोई भी ऐसा जोखिम नहीं उठाएंगे, किसी कंट्री के साथ में ये लड़ेंगे नहीं, तो ये बार बार बस डराने की कोशिश करते हैं और डराकर ये दूसरी कंट्री को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो चाइना के जो एक्शन है आज के डेट में वो अपने जो उन्होंने एक तरीके से तैयार कर रखी है चीजें, उसके बेस पर उनके एक्शन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। वो अपने आप को ग्लोबल पावर बनाना चाहते हैं, तो उसके उस हिसाब से वो यहां पर काम कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम पावर जो है वो यहां पर एशिया में अपने आप को इस तरीके से उभार कर लेकर आ रहे हैं ताकि जो मैरीटाइम वाला एरिया है यानी कि साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है उसमें अपना दबदबा यहां पर दिखा सकें, यानी कि कोई उनको यहां पर एक तरीके से चेक ना करे इस पर्टिकुलर एरिया में। तो वो चीजें आप लोग यहां पर इसकी देखने को मिलेगी। तो कंडीशन क्या आ रही है निकलकर, कंडीशन सीधी सीधी यही आ रही है कि वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपनी पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं और कई बार हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग उल्टी सीधी चीजों में उलझ रहे हैं। तो यहां पर कई सारे ऐसे थिंकर और प्लानर हैं हमारी कंट्री में जो यहां पर बेसिकली प्रॉपर वे में चाइना को चेकमेट कैसे देना है, जैसे शतरंज की बात करते हैं ना, तो चेकमेट कैसे देना है तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो वो सारी चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग आर्मी अगर आप लोगों के पास में है, मिलिट्री आप लोगों के पास में है, तो इसका मतलब सही है कि नेशन के पास में पावर है, पर लेकिन हर टाइम आप लोगों को यह भी नहीं पता है कि उस पावर को यूज कैसे करना है। पाकिस्तान जैसी कंट्री सोचती है कि हर टाइम इस पावर को यूज करना है। अब चाइना जैसी कंट्री जो होती है वो वैरायटी ऑफ ऑप्शन अपने पास में लेकर चलती है। तो इंडिया जैसी कंपनी होती है कि इस तरीके की चीजों को यूज करने से बचो। तो हर एक कंट्री का अपना अपना ऑप्शन होता है, तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो इंडिया को क्या यूज करना चाहिए यहां पर, उसको नॉन मिलिट्री जो टूल है उनको यूज करना चाहिए। नॉन मिलिट्री टूल का क्या फायदा है, एक तो कॉस्ट कम रहेगी यानी कि ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, और दूसरा लेस रिस्की है यानी कि ज्यादा रिस्क भी आप लोग उठाना नहीं पड़ेगा। तो नॉन मिलिट्री टूल क्या है उनको आप लोग समझिए। जो सबसे शानदार और बेस्ट ऑप्शन यहां पर बताया गया है कि आप लोगों को यहां पर एक तरीके से अपनी जो पावर है वो आप लोगों को यूज करनी चाहिए। वो कौन सी पावर है, आज के डेट में अगर चाइना देखें, चाइना की ऑल ओवर वर्ल्ड में ओपोजिशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, इंडिया भी एक पार्ट है यहां पर। तो इंटरनेशनल लेवल में चाइना का ओपिनियन क्या है, वो चाइना किस तरीके से बॉर्डर इशू को वॉयलेट कर रहा है, तो सबके सामने ये बातें इंडिया को रखनी चाहिए। हमारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री जी है, बिजनेस लीडर है, जो हमारे पर्सनल है, इंटरनेशनल जो स्टैंडिंग है, वो सारी चीजें यूज करके चाइना को यह दिखाना है कि चाइना एक गलत तरीके की कंट्री है और इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, और चाइना जो है वो एक एक्सपेंस करने एक तरीके से एक्सपेंड करने वाली कंट्री है, एक्सपेनिस्ट पॉलिसी अपनी लेकर चलती है। उसकी एम्बिशन ये है कि दूसरे का एरिया भी अपने अंदर एक तरीके से अपने कैप्चर में ले ले। तो चाइना का ये जो नेचर है ये वर्ल्ड के सामने रखो और चाइना की जो इमेज है वो खराब करना स्टार्ट कर दो, ताकि कोई भी कंट्री अगर चाइना के साथ में काम करना स्टार्ट करे तो उसको लगे कि भैया चाइना जो है उल्टी सीधी हरकतें हमेशा करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट बोला गया यहां पर नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में, जिसको आप लोग नैम के नाम से भी जानते हैं। ये क्या था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कोल्ड वार के ड्यूरेशन में। कोल्ड वार में एक साइड में यूएसए था, एक साइड में यूएसएसआर था। तो यहां तो यूएसए के साथ में जाना था, ना ही यूएसएसआर के साथ में जाना था। तो नई नई कंट्री पैदा हुई थी जिसको न्यूबॉर्न कंट्री आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी आजाद हुई थी। तो इनके द्वारा बलग्रेड कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहां पर ये नॉन अलाइंग मूवमेंट बनाया गया। कहां पर हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोग बताएगा इसको। तो नेम जो यहां पर निकल कर आया उसका बेसिक पर्पज यहां पर यही था कि किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो इंडिया की जो रिलेशनशिप यहां पर रही वो यहां पर इसको फिर से उसको एक तरीके से रिवाइटल आप लोगों ने खाते होंगे कई बार, ठीक है। तो इसको एक तरीके से रिवाइटल के बारे में बात की जा रही है, यानी कि फिर से इसमें एनर्जी डालना है, रिवाइटाइज करना है एक तरीके से, इसको ये बोला गया, ठीक है। तो यानी कि फिर से इसमें एनर्जी फूंकनी है ताकि हम लोग एक अपना अलग से परसेप्शन क्रिएट यहां पर कर सकें।
हैं। इसी के साथ में पीस वर्सेस अगर एग्रेशन को आप लोग लेकर चलोगे तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों को पूरा फोकस देना चाहिए यहां पर पीस पर, खासकर हमारा पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, ईरान और वियतनाम, ये ऐसी कंट्री है जिनके साथ में हम लोग को रिलेशन बनानी चाहिए, जिनके साथ में चाइना रिलेशन बढ़ा रहा है, जबकि हमारे ज्यादा अच्छे रिलेशन होने चाहिए क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हैं ये, ठीक है। बाकी हम लोग जैसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यूएसए के साथ में, क्वाड्रिलेटरल जो ग्रुप है यहां पर, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आता है, उसके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग ये सही है, करने चाहिए, पर लेकिन इतना नहीं कि हम लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। हम लोग को एक तरीके से पहले अपना एक स्टैंड लेकर चलना पड़ेगा ढंग से। चाइना का जो एग्रेशन है वो एक तरीके से इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करने का है, हर एक कंट्री के अंदर इंटरफेयर करता हुआ नजर आता है। तो इंडिया को यह देखना चाहिए कि जो छोटी छोटी कंट्री है जिसके अंदर चाइना इंटरफेयर कर रहा है, जिसके ऊपर इंडिया ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहा है, तो इंडिया को उसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए और इंडिया को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उन छोटी छोटी कंट्रीज को, ताकि चाइना उल्टी सीधी हरकतें न कर सके और उनको यह लगे कि हाँ भैया कोई है हमारा बड़ा भाई जो हम लोग को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ है। तो वो कंडीशन समझनी पड़ेगी। इसी के साथ में यहां पर जो इंडिया है वो एक तरीके से हम्बल इंडिया बनकर सामने आएगा और चाइना का जो एक तरीके से जो रवैया है उसको देखकर चाइना एक तरीके से इंसल्ट होता हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड में नजर आएगा, तो कंट्री अपने आप उससे दूर हटना स्टार्ट कर देंगी, तो इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो क्लोजर टाई यूएसए के साथ में और वेस्ट के साथ में कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, और भी सोल्यूशन है जिसको हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर क्या करना है, बेसिकली रिसेंट ईयर में जो आप लोगों को देखने को मिला, दलाई लामा से हम लोगों ने अपनी डिस्टेंस बना ली। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हम लोग चाइना को खुश करने के लिए, चाइना को अपीस करने के लिए दलाई लामा से डिस्टेंस कर बैठ गए, जबकि दलाई लामा से तो हम लोग को मिलकर और काम करना चाहिए, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो दलाई लामा को देखकर जीते हैं आज के डेट में कि हाँ भैया तिब्बतन लीडर है, यहां पर कभी जाएगा अपनी तिब्बत को चाइना से वापस दिलाएगा, वो सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है और उसी से हम लोग डिस्टेंस बना रहे हैं। हम लोग को तो उसको सपोर्ट करना चाहिए आज के डेट में, जैसी चाइना का रवैया यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें यहां पर बोली गई। तो नॉन मिलिट्री ऑप्शन हम लोग को यूज करने चाहिए। तो एम के नारायण साहब फॉरेनर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और गवर्नर वेस्ट बंगाल के रह चुके हैं, तो इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया और ये ऐसे आर्टिकल काफी शानदार तरीके से लिखते हैं, खासकर जिसमें इंटरनेशनल एंगल रहता है। तो ये इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर आज का जो डेटा पॉइंट है दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट है वो पहली बार यहां पर सरप्लस में पहुंच गया है, यानी कि इंपोर्ट जो है जो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं वो कम हो गया है और एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा यहां पर हो गया है जून के महीने में। ये यहां पर बातें बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो जून के महीने में 18 सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला। इसका रीजन क्या है? रीजन सीधा सीधा यह है कि क्रूड ऑयल वगैरह हमारी कंट्री में हम लोग एक तरीके से परचेज नहीं कर पा रहे थे, तो वो कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो टोटल ट्रेड और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में अगर आप लोग बात करें तो हमारी कंट्री में मैक्सिमम जो पैसा जाता है ना, जो हम लोग क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, तो वो चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती हैं। बेचते क्या क्या हम लोग यहां पर जो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं मैक्सिमम, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, राइस वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, मीट, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह, फ्रूट, वेजिटेबल, आयरन ओर वगैरह, तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर बेचते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इंपोर्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जो सबसे ज्यादा हमारा पैसा खर्च होता है, प्रीसियस मेटल्स, स्टोन्स वगैरह हम लोग करते हैं यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर गोल्ड वगैरह, ठीक है, पल्सेस वगैरह, ये न्यूज प्रिंट, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग यहां पर इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में जब बात करें तो सबसे पहले इंपोर्ट जो है वो सबसे ऊपर रहता है और एक्सपोर्ट काफी कम देखने को मिलते हैं। अब यहां पर जो इंपोर्ट है वो यहां पर एक तरीके से कम हो गया और एक्सपोर्ट यहां पर बढ़ गया है। तो ये बातें यहां पर जून के महीने में लास्ट 18 साल में पहली बार देखने को मिली। ये चीजें यहां पर एक्सप्लेन की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं हल्का सा, कई बार एक तरीके से क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। आइए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है यहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्रा रिवर को यहां पर बात की जा रही है, यारलंग सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। दूसरा बोला जा रहा है कि जो इसका ओरिजिन है यहां पर ये यहां पर मानसरोवर लेक से आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। जब सही आंसर पूछता है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को आंसर बाद में देखना है, पहले आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर देना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये कोशिश आप लोग जरूर क्या कीजिए, एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए आंसर को। जैसे क्वेश्चन वाली वीडियो आप लोग की आती है उसमें मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं ये एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अगर गलत कर देते हैं तो आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे, अगर सही कर देते हैं तो अच्छी बात है। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी है। तो क्वेश्चन वाली वीडियो को भी आप लोग ऐसे ही लेकर चलना है, ठीक है, जो मॉर्निंग में डेली 4 AM आप लोग को देखने को मिलती है। तो आंसर सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ब्रह्मपुत्र को यहां पर यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में, इसी के साथ में जियांग दियांग के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसको लुइत दियालो इन आसाम में इसको बोला जाता है, ठीक है।
तो ये जो एक तरीके से ट्रांस बाउंड्री रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि कंट्री की बाउंड्री यहां पर क्रॉस करती हुई नजर आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 9th लार्जेस्ट रिवर है और इसी के साथ में ये 15th लॉन्गेस्ट रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। मानसरोवर जो लेक है यहां पर बेसिकली वहां से आप लोगों को देखने को मिलती है माउंट कैलाश में, ये जो निकलकर आती है। हिमालयन रीजन की बात की जा रही है, ठीक है, तो जहां पर इसको यहां पर यारलंग सांगपो के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसी के साथ में आसाम वैली में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ती है, फिर इसको जमुना के नाम से भी बोला जाता है, जमुना और यमुना में आप लोग कंफ्यूजन नहीं करना है। लेंथ जो है इसकी यह 2900 किलोमीटर हिमालय रीजन से देखने को मिलती है। 7,12,035 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और गंगा बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। देख लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर बात की जा रही है यह ब्रह्मपुत्र रिवर, यहां पर इसको सांगपो, यारलंग, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। यहां से फिर आती है, यहां पर ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फिर जैसे ही बांग्लादेश में जाती है इसको जमुना बोल देते हैं, जब ये गंगा से मिलती है पद्मा बोल देते हैं, और फिर जब जाकर गिरती है इसको मेघना बोल देते हैं। तो ये सारे नाम आप लोग को इसी के देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यह था आज का टोटल डिस्कशन। फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेक्चर अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिएगा। लाइक और शेयर तभी करना है अगर लेक्चर पसंद आते हैं, कभी भी ऐसी चीजें लाइक और शेयर नहीं करनी है जो पसंद नहीं आती है। काफी लार्ज स्केल पर आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहां पर इसको शेयर कर रहे हैं, काफी अच्छा लगता है जब देखता हूं आप लोगों का जो एक तरीके से इंथुजियाज्म है। इसी तरीके चीजों को सपोर्ट करते रहिए। सारी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के लेक्चर भी यहां पर शेयर किए जाते हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये है टेलीग्राम ग्रुप जहां पर सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोग को मिल जाएगी। बाकी सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों को जो भी वहां पर चीजें शेयर की जाती है उनका बेसिक पर्पज होता है कि आप लोगों की जो मेंटल लेवल है उसको इनहेंस करना। तो उसको बिल्कुल भी गलत तरीके से मत लीजिए। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कनेक्ट नहीं हूं। कई बार बोलने लगते हैं सर थोड़ा सा लिख दूं कुछ तो बोलेंगे कांग्रेस के फेवर में, थोड़ा सा कुछ दूसरा लिख दूं तो बोलेंगे आम आदमी पार्टी, कुछ लिख दूं तो बोले बीजेपी। यार ये सारी चीजें नहीं है, मेरा बेसिक पर्पज है वो मैं आप लोगों के लिए चीजें वहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ओके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, जब भी टाइम मिले किसी को जरूर पढ़ाइए, बहुत अच्छा लगेगा अंदर से। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।